दिखाई दे रहा है? यस मैम। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस यस। कल जब हम डिस्कस कर रहे थे सोल प्लान के बारे में और कैसे हम अपनी प्री बर्थ प्लानिंग करते हैं, तो सबके क्वेश्चंस यही आ रहे थे कि चैलेंजेस और डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स और ये सारी चीजें हम क्यों अपने लाइफ में लेके आते हैं, क्यों हम अपने लाइफ में इनको जगह देते हैं। जब हमने ही प्लान किया है तो व्हाई अस, ऐसा हम क्यों करते हैं। सो जनरली ये क्वेश्चंस हम अपने आप से पूछते हैं कि अगर मैंने ही प्लान किया है अपनी लाइफ तो इतनी स्ट्रगल्स क्यों मैं अपने लाइफ में फेस कर रही हूँ, या अगर मैंने प्लान किया है अपनी लाइफ तो मैंने अपने लाइफ में खुशियां क्यों ज्यादा नहीं डाली, और अगर सब कुछ प्लान है तो मेरा कुछ कंट्रोल है या नहीं, और पॉइंट ही क्या है जीने का अगर हम लोग सब कुछ प्लान करके आते हैं, सब पहले से प्लान है। और इतने सारे स्ट्रगल्स, हार्डशिप्स और सैडनेस क्या मैंने सच में अपनी लाइफ में खुद ने प्लान किया है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो यस है। और हमने जो स्ट्रगल्स प्लान की है अपनी लाइफ में वो एक रीजन के लिए है। और मैं इसका भी एग्जांपल एक बच्चे को लेकर या एक स्कूल के एग्जांपल से लेकर आई विल गिव एवरीवन कि एक बच्चे को अगर एक आप 5 या 6 साल के बच्चे को पूछेंगे कि एप्पल किस कलर का होता है तो बड़ी आसानी से बोलेगा रेड, और ये क्या पूछ रहे हो आप, मुझे ये पता है कर वो वहां से चले जाएगा। बिकॉज उसको बोरियत होगी कि ये जो चीज मुझे आती है वो मुझे क्यों पूछी जा रही है। लेकिन उसे अगर आप एक मैथ्स का एक वर्ड प्रॉब्लम या वैसा कुछ देंगे और उसके साथ इंटरेक्ट करके वो उसकी सोल्यूशन तक पहुंचेगा, तो उस बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ जाती है, अजीब सी खुशी आ जाती है। वो हम सबने देखा होगा अपनी लाइफ में। और यही होता है हमारे साथ जब हमारे पास चैलेंजेस आते हैं। तो जब हम चैलेंज्ड होते हैं अपने लाइफ में, जब हमारे पास स्ट्रगल्स आते हैं, जब हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं, तब हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, जब हम उससे उभर जाते हैं तो कंप्लीटली रेज हो जाता है। हम कंप्लीटली एक बच्चे की तरह खिल जाते हैं कि यस मैंने कर दिया, यस मैं ओवरकम कर पाई, यस मैंने इस चीज से जीत हासिल की। सो इसीलिए हम चैलेंजेस डालते हैं। और चैलेंजेस जो हम डालते हैं वो एक्सपीरियंशियल, मतलब हमें एक्सपीरियंस करना होता है कि चैलेंजेस होते क्या है। क्योंकि जब हम सोल लेवल पर होते हैं, हायर प्लेन्स में होते हैं, तो वहां पर डुअलिटी नहीं होती। वहां पर दुख क्या है किसी को नहीं पता, वहां पर तकलीफ क्या है, पेन क्या है, स्ट्रगल्स क्या है, वो किसी को भी नहीं पता। सो हमें पता लगाने की क्या है, इसीलिए हम ज्यादा डालते हैं ताकि हमें वो एक्सपीरियंस हो, ताकि हमें वो पता चले, ताकि हम उसे एक्सपीरियंस कर पाए, देख पाए। और जैसे हम अगर ट्रिप्स प्लान करते हैं, सपोज हमने एक ट्रिप प्लान किया, अभी 2 साल से तो बहुत लोग कहीं भी नहीं गए हैं, लेकिन उसके पहले वाली जिंदगी को याद करिए। और हम अगर कहीं ट्रिप प्लान करते हैं तो वहां पर हम साइट सीइंग प्लान करते हैं। वहां अगर कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे बोटिंग हुआ या स्कूबा डाइविंग हुई या वैसा कुछ हुआ, तो हम उसे प्लान करते हैं। हमें आता नहीं, उसके बाद भी हमें करना होता है ताकि हम एक्सपीरियंस कर पाए कि क्या होता है। अगर रोलर कोस्टर वहां पर है या डिज्नी वर्ल्ड में हम जा रहे हैं तो रोलर कोस्टर में हमें बैठना होता है, क्योंकि हमें वो थ्रिल महसूस करना है कि डेंजर में जब हम होते हैं तो कैसा लगता है। और वो सेम चीज, वो सेम ही तरह से हम अपनी सोल प्लानिंग में भी ये सारी डिफिकल्टी, सारे हार्डशिप, सारे ट्रबल्स जो है हमारी जिंदगी के, हम डालते हैं क्योंकि हमें वहां होकर देखना होता है कि हम कैसा महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं उस मोमेंट में, जब हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स हो, जब हमारी लाइफ में चैलेंजेस हो, जब हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज हो। जैसे हम यहाँ पर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और धकेलते हैं, उन्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा, चाहे बच्चा रो रो कर चिल्ला रहा होता है, मम्मी मत भेजो मुझे नहीं जाना। लेकिन इसके बावजूद कि हम जानते हैं हमारा बच्चा वहां डरा होगा, हमारा बच्चा वहां परेशान होगा, हमारा बच्चा अकेला होगा,
उसे बहुत सारी डिफिकल्टीज से वहां पर गुजरना होगा, उसके बावजूद हम उसे धक्के मार मार कर स्कूल भेजते हैं। और बस यहाँ आने के लिए हमें धक्के कोई नहीं मारता, हम अपने आप आते हैं, हम अपने चॉइस से आते हैं, हम खुद यहाँ पर एक्सपीरियंस करने आते हैं। सो स्कूल, ये हमारा स्कूल है जहाँ पर हम आते हैं और डिफिकल्ट लेसन हमने अपनी लाइफ में, एग्जाम्स भी लिखे हैं और बहुत सारे टास्क हमने अपने आप को दिए हैं, और वो सारा कुछ हम यहाँ पर पूरा करने आते हैं। शरीर की डिफिकल्टी, रिलेशनशिप्स की डिफिकल्टी, उसके बाद आपके अनटाइमली डेथ्स और फाइनेंशियल इश्यूज, उसके बाद एक्सीडेंट्स, जो हैंडीकैप होना, ये सारा कुछ, एडिक्शन, ये सब कुछ हम अपने लाइफ में प्लान करते हैं, बिकॉज ये लाइफ के चैलेंजेस है, ये लाइफ का एग्जाम है, ये लाइफ के जो टास्क हैं। आप स्कूल में भी आपको ऐसी चीजें दी जाती है जो हम कर चुके हैं, एग्जाम्स दे चुके हैं, हमें वाइवा दिया जाता है, हमें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, हमें प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। इसी तरह से लाइफ में भी हमें ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना होता है कि क्या होता है, कैसा होता है, ये सब करने के लिए। सो हम यहाँ पर आते हैं सब एक्सपीरियंस करने। और यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि बहुत डिफिकल्ट होगा वननेस की नजर से क्रिमिनल्स को देखना, वननेस की नजर से टेररिस्ट को देखना, वननेस की नजर से करप्ट पॉलिटिशियंस को देखना, लेकिन प्लीज ट्राई करें, कोशिश करें, क्योंकि तभी आप अपनी फ्रीक्वेंसी रेज कर पाएंगे, तभी आप अपने आप को बढ़ा पाएंगे, अपने आप को उठा पाएंगे। अपने आप को जब तक हम एक टेररिस्ट से बड़ा समझ रहे हैं, बेहतर समझ रहे हैं, एक क्रिमिनल से बेहतर समझ रहे हैं, तब तक हम ट्रू ज्ञानीज या ट्रू मेडिटेटर्स नहीं बन पाए हैं, क्योंकि वो भी एक पर्पस फुलफिल कर रहे हैं जिंदगी में, हम भी एक पर्पस फुलफिल कर रहे हैं जिंदगी में। और हम सब यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हम सब ने कभी ना कभी क्रिमिनल लाइफ टाइम्स जिए हुए हैं, परपेट्रेटर लाइफ टाइम्स जिए हुए हैं, हमने सबने ऐसी जिंदगियां जी हुई हैं जहां हमने लोगों को मारा है, हमने लोगों को प्रताड़ित किया है। सो इस बार हमारे आसपास जो लोग हैं वो और कोई है, और कोई सोल है। सो उन्हें जज नहीं करना है, उन्हें सिर्फ वननेस की नजर से देखना है। और जैसा एक प्ले में होता है, या एक मूवी में होता है, एक विलन होता है, एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, सिर्फ हीरो हीरोइन होगा तो मूवी में मजा नहीं आएगा किसी को भी। विलन्स जो होते हैं हमारे इंडियन सिनेमा के, विलन्स बहुत ज्यादा फेमस है, और विलन्स के बिना हमारी मूवीज चटपटी नहीं होती। उसी तरह से जो लाइफ है उसमें भी अगर बुरा नहीं होगा, अगर डुअलिटी नहीं होगी, अगर चैलेंजेस नहीं होंगे, तो यहाँ पर कोई भी मजा नहीं है। कुछ भी, सब कुछ फीका लगेगा, सब कुछ सिर्फ मीठा ही लगेगा। अगर हम पूरा 3-4 दिनों तक मीठा खाएंगे तो हमें कैसे अजीब सा लगने लगता है, और कुछ भी स्वाद, उसमें स्वाद, चाहे किसी को मीठा बहुत पसंद हो, उससे भी बेस्वाद लगने लगेगा। सो जिंदगी की हर एक चीज में अलग अलग स्वाद होना जरूरी है, इसीलिए हम चैलेंजेस अपनी लाइफ में डिजाइन करते हैं। हम जब भी चैलेंजेस डिजाइन करते हैं, उन्हें ओवरकम करते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी रेज होती है, और फ्रीक्वेंसी ही रेज करना हमारा एकमात्र जो है ऑब्जेक्टिव है हमारी सोल जर्नी में। क्योंकि हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को फिर से एक फ्रीक्वेंसी से हमने स्टार्ट किया था जहां पर हम पूरे के पूरे जॉयस थे और पूरा हम वननेस में थे, और फिर हमने बोला कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। और यहाँ पर करते करते भी, यहाँ पर भी हमें अपनी फ्रीक्वेंसी उसी तरह से बढ़ानी है, उतनी ही बढ़ानी है। प्लीज थोड़ा सा चैट बॉक्स पे ध्यान दीजिएगा, अगर एक पर्टिनेंट क्वेश्चन कुछ होगा तो जस्ट मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज मैं चैट बॉक्स देख नहीं पा रही। या वननेस और सेपरेशन का जैसे मैंने बात करा था, तो वहां पर हम सोर्स से पूरे के पूरे जुड़े हुए हैं, पूरा का पूरा हमें पता है सोर्स क्या है, सोर्स कौन है। लेकिन उससे जब हम अलग हो जाते हैं तब उसकी जो वैल्यू है हमें ज्यादा पता चलती है। जैसे हम आम जिंदगी में बोलते हैं कि डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। तो जब हम, जैसे पति पत्नी का बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा होता है, तो बीवी बोलती है मैं मायके चली जाती हूँ, थोड़े दिन हमें टाइम मिल जाएगा एक दूसरे के बिना, तो फिर से शायद प्यार वापस आ जाए। सो उसी तरह से हमारा भी होता है सोर्स के साथ। तो हम सोर्स से अलग हो जाते हैं, ताकि सोर्स से अपने आप को अलगाव महसूस करवाते हैं, ताकि हमें सोर्स का महत्व, हमें सोर्स की वैल्यू क्या होती है वो वापस से समझ में आए, और एक नए तरह से समझ में आए, एक नए तरह से हमारा जो सोर्स के साथ प्यार है वो हमें पता चले। चैलेंजेस हम अपनी लाइफ में डिजाइन करते हैं हमारे कर्मों को बैलेंस करने के लिए। कर्म के बारे में हम कल और पूरा बहुत डिटेल में बातें करेंगे, कर्म होता क्या है और कर्म कैसे होते हैं,
किस तरह से होते हैं। तो कर्मों को बैलेंस करने के लिए हम अपनी लाइफ में चैलेंजेस डालते हैं। जैसे मैं अपनी स्टोरी पूरी की पूरी अब यहाँ पर बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए ज्यादा। मेरी जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की फर्स्ट वर्कशॉप जो मैंने अटेंड किया था, वहां पर मैं गई थी, कोई भी एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं गई थी, और मुझे था कि मुझे डॉक्टर न्यूटन के पास जाना है, और हितेश और शुभांगी वो सेशन ले रहे थे, यहाँ भुवनेश्वर में हुआ था वो वर्कशॉप। और मैं सिर्फ उनको, हितेश को मैंने मैसेज किया था कि ये सेशन मुझे क्वालिफाई करेगा डॉक्टर न्यूटन के पास जाने के लिए, एंड ही वाज लाइक कि हाँ। और उसी इंटेंशन से मैं जाकर बैठी थी कि बस मुझे 2 दिन वहां पर बिताने हैं और फिर मुझे डॉक्टर न्यूटन के पास जाना है। लेकिन पहले ही जो उन्होंने करवाना स्टार्ट किया, मुझे इतने ज्यादा विविड विजन्स आना स्टार्ट हुए। मैंने बहुत सारे लाइफ टाइम्स देखे। मैंने एक लाइफ टाइम देखा जहां पर मैं प्रोस्टिट्यूट थी, और वहां पर मुझे मल्टीपल प्रेगनेंसीज होते थे अनसेफ सेक्स की वजह से, और मल्टीपल मुझे प्रेगनेंसीज होती थी। और वो प्रोस्टिट्यूट, मैं बांग्लादेश की किसी एरिया में एक शैक, बहुत ही गरीब टाइप की जगह थी, गंदगी थी बहुत ज्यादा, वहां पर रहते थे। और वहां पर वो जो पूरा का पूरा वो रैकेट चलाती थी, वो मेरी माँ थी इस जन्म में, जो मेरी माँ है। और वो ही आती थी अपने जो साथियों के साथ और आकर अबॉर्ट करती थी वो उन बच्चों को जो प्रेगनेंसीज हो जाती थी, और बहुत प्रिमिटिव तरीके से अबॉर्शन होता था, इसकी वजह से मेरे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो बहुत ज्यादा डैमेज होने लगे थे। लास्ट एक प्रेगनेंसी वो अबॉर्ट नहीं कर पाए, और उस बच्चे को जन्म देते देते मेरी मृत्यु हो गई। और मृत्यु जब हो रही थी तो मेरे डाइंग थॉट्स थे कि क्यों मुझे ऐसा इतना ज्यादा पीड़ा सहनी पड़ रही है एक बच्चे के लिए, या एक बिकॉज ये सेक्स के लिए या बच्चे के लिए मुझे नहीं चाहिए, मुझे अब नहीं चाहिए ये। ऐसी एक लाइफ टाइम मैंने देखी। फिर मैंने एक लाइफ टाइम देखी जहां पर मैं एक ट्राइबल वुमन थी, और वहां पर मुझे नाजायज बच्चा मेरे पेट में आ गया था, मैं प्रेग्नेंट थी, और उस ट्राइब का ये नियम था कि अगर नाजायज बच्चा है तो उसे मार दिया जाएगा। और मैंने ये रिसर्च भी किया था कि ऐसे ट्राइब्स एग्जिस्ट करते हैं क्या, और मुझे मिला अफ्रीका में एक ट्राइब ऐसी एग्जिस्ट करती है जहां पर जो नाजायज बच्चे होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। वो मेरा जो पार्टनर था वो शायद हंटिंग में मर गया, उसे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट थी, और पूरी प्रेगनेंसी मैंने ये निकाल दी सोचते हुए कि बस मेरे बच्चे को तो मार देंगे, एंड मैंने अपनी आवाज नहीं उठाई, मैंने कोशिश नहीं की उसे बचाने की। और फिर वहां पर जो ट्राइब में जो वुमन थी जो आकर ये काम करती थी, जो गॉड मदर थी उस ट्राइब की, वो अगेन मेरी माँ थी, और वो आकर मुझे हेल्प किया उन्होंने बच्चे को जन्म देने में, और फिर वो बच्चे को लेकर वो चली गई वहां से और उसको मार दिया। और फिर मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि क्यों मैं बार बार अपनी माँ को इस रोल में देख रही हूँ जहां पर कि वो मेरे बच्चों को या मुझे इतना ज्यादा तकलीफ दे रही है, क्यों? बिकॉज इस जन्म में मेरी माँ बहुत ज्यादा प्यारी एंड शी इज वेरी वेरी लविंग, बहुत अच्छी रही है मेरे साथ। सो वाई? फिर मैंने सब्सिक्वेंटली एक लाइफ टाइम देखा जहां पर मैं एक लड़का थी, और मेरी माँ जो इस जन्म में मेरी माँ है वही मेरी माँ थी। और वहां पर मेरी माँ जो है गरीबी के कारण, और वो विडो थी, इसकी वजह से मुझे बहुत मारती थी, और बहुत ज्यादा मार खाई मैंने। और जब थोड़ा बड़ा हो गया मैं, तो एक दिन मार इतनी पड़ रही थी माँ की, तो मैं गुस्से में आकर मैंने अपने माँ का कत्ल कर दिया, और मैंने अपनी माँ के जो पेट के सारे ऑर्गन्स हैं उनको मैंने ऐसे चाकू से निकाल कर उधेड़ कर, और उससे मुझे मेरे जो गुस्से को शांति मिलती थी वो करते हुए, और मुझे मेरे गुस्से को इतनी ज्यादा शांति मिली कि मैंने फिर मेरी माँ की जैसे दिखने वाली और औरतों को मारना स्टार्ट किया। मैं एक सीरियल किलर थी उस जिंदगी में। फिर मैंने एक और जिंदगी देखी जहां पर मैं हरियाणा के आसपास एक बहुत ही सुडौल, बहुत सुंदर दिखने वाला एक सरपंच मैं की जैसी जिंदगी मैंने जी, जहां पर मेरी माँ जो थी वो मेरी पत्नी थी। और पर मैंने मेरी पत्नी को कभी भी इज्जत नहीं दी, कभी भी उनसे प्यार नहीं किया, उनके ऊपर अपने आप को शारीरिक तौर से मैं थोपा करती थी। और बहुत सारे ऐसे गांव में लड़कियां थी जिनका शारीरिक शोषण मैंने किया था। और मेरी पत्नी उसके बाद भी मेरे साथ बहुत डिवोटेड, बहुत ही ज्यादा अच्छे से रहना, मेरी सेवा करना, ऐसी थी। फिर लास्ट में उस लाइफ टाइम में मुझे पैरालिसिस हो जाता है, और पैरालिसिस से मेरी जान जाती है। लेकिन पैरालिसिस में जब तक रहती थी, इंस्पाइट की मैंने अपनी पत्नी को कभी भी सही नजर से नहीं देखा, या उसे
प्यार के 2 शब्द नहीं कहे, मेरी पत्नी ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरी सेवा की। सो ये 3, 4, 5 लाइफ टाइम्स को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कैसे एक चीज दूसरी चीज को बैलेंस करता है, एक चीज दूसरी चीज को नेगेट करता है, और कैसे हम इस जिंदगी में माँ और बेटी बनकर आए हैं और एक ऐसे रिश्ते में जुड़ गए हैं कि हमें प्यार ही करना पड़ेगा, हम और कुछ नहीं कर सकते। सो कैसे पूरा का पूरा साइकिल चलता है चैलेंजेस का, कैसे पूरा साइकिल चलता है कर्मों का, ये शायद आप समझ पा रहे होंगे मेरी ये जर्नी को देखकर। सो कर्मों को बैलेंस करने के लिए हम जो है चैलेंजेस डालते हैं अपनी लाइफ में। अगर मैंने अपनी लाइफ में ये चैलेंज नहीं डाला होता कि मुझे इनफर्टिलिटी होगा और मैं आईवीएफ करवाऊंगी, मेरे शरीर में इतनी तकलीफ होगी, तो शायद मैं कभी इस रीजन की खोज में नहीं निकलती कि ऐसा हुआ क्यों। अगर सब कुछ स्मूथ होता है, सब कुछ बहुत ही वन नोट का होता है, तो हम कभी सोचते नहीं है कि क्यों हुआ, क्या, व्हाट वाज द रीजन। और यहाँ पर मैं आई कैन बेट कि यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट है, 200 लोग जो यहाँ पर प्रेजेंट है, सभी स्पिरिचुअलिटी में किसी ना किसी डिफिकल्टी को पार कर आए हैं, सभी कोई ना कोई तकलीफ से गुजरे हैं जिसकी वजह से उनके मन में एक प्रश्न आया है कि क्या पता मुझे यहाँ पर शायद इसका जवाब मिल जाए। सो इसीलिए हम अपने चैलेंज लाइफ में चैलेंजेस डिजाइन करते हैं अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये हमें ग्रोथ प्रदान करता है, हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाता है, हमें मेडिटेशन की तरफ लाता है, हमें इस बात से रूबरू करता है कि जिंदगी होती क्या है, हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम सही है या गलत। ये सारे क्वेश्चंस हमें तभी आते हैं जब हमारी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। जैसे अगर एक बहुत ही लविंग सोल होगा तो वो अपने आप को एक डिस्फंक्शनल फैमिली में डालेगा, जहां पे कोई भी प्यार नहीं करता उसे, जहां उसे कोई भी पूछता नहीं है, और जितना भी लैक ऑफ लव उसके आसपास रहेगा, उतना उसके अंदर जो प्यार खोजने की क्षमता बढ़ती जाएगी और वो प्यार की खोज में सही तरह से निकल पड़ेगा। सो इसी तरह से हम अपनी लाइफ में चैलेंजेस डिजाइन करते हैं। जितनी भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस हुए हैं आज तक, जो आप ओवरकम करके आज तक यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको वापस से देखें, एक नए नजरिए से देखें कि क्या सिखाया है उन चैलेंजेस में आपको, कैसा आप उस चैलेंज के पहले थे या उस हार्डशिप के पहले, उस स्ट्रगल के पहले आपकी जिंदगी या आपका पर्सनालिटी कैसी थी और उसके बाद कैसी थी। आप हमेशा ये पाएंगे कि जो भी हार्डशिप आपकी जिंदगी में थे, उसके पहले से आप आज बेहतर हैं, आप आज बेटर हैं, आप बेटर इन द सेंस कि आप ग्रो कर चुके हैं, आप मैच्योर हो चुके हैं, आप समझ चुके हैं। सो और चैलेंजेस जो है वो अपने फ्यूचर एक्शंस के लिए रेफरेंस पॉइंट्स बन जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका है, तो मुझे पता है कि आगे जब आएगा, आगे जब वापस से ऐसी डिफिकल्टी आएगी तो मुझे क्या करना है। सो इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगी कि मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई से मेरा बहुत ज्यादा जुड़ाव या मतलब बहुत अटैचमेंट थी, और वहां पर जो मायके में कुछ भी होता था तो मैं बहुत अपसेट हो जाती थी। अगर उनके बीच में कुछ बात हो गई या कोई डिफिकल्टी उनकी आ गई तो मैं बहुत ज्यादा इफेक्ट होती थी और अपनी जिंदगी को इफेक्ट करती थी। इंस्पाइट ऑफ बीइंग ससुराल में होने के बावजूद भी मैं महीने भर तक डिप्रेशन में रहती थी और बात नहीं करती थी किसी से। मुझे मम्मी पापा से मिलने में डर लगता था। सो ये सारी चीजें होती थी, और धीरे धीरे करके जब उन चैलेंजेस को मैंने ओवरकम करना स्टार्ट करा, तो अब राइट नाउ एक ऐसा सिचुएशन आया है कि वहां पर होता अभी भी, अगर डिफिकल्टीज आते भी हैं, अगर प्रॉब्लम्स आती भी हैं, तो बहुत ही ऑब्जेक्टिवली मैं हेल्प कर वहां से निकल आती हूँ। वो मेरी जिंदगी को इफेक्ट नहीं करता, वो मेरे लाइफ को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि एक के बाद एक जो चैलेंजेस आए उन्होंने मुझे सिखाया कि मुझे इस सिचुएशन में कैसे जीना है, कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, कैसे अपने आप को जो है बेटर तरीके से अपने आप को कंडक्ट करना है, ताकि मेरी जिंदगी या मेरे रिलेशनशिप सफर ना करे। सो चैलेंजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। प्लीज उन्हें एम्ब्रेस करें और मजा आने लगेगा। जो गेम ऑफ लाइफ हमने डिजाइन किया है, सो गेम ऑफ लाइफ एक गेम है, अगर आप एनीवन इज इंटरेस्टेड, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है जहां पर हम एजुकेशन लेते हैं, फिर एक जॉब मिलती है, फिर हमारी शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर बहुत सारे हर्डल्स आते हैं।
सो वो पूरा एक गेम है जो फन स्कूल का डिजाइन गेम है. आप लोग इंटरेस्टेड है तो प्लीज ऑर्डर करें और अपनी फैमिली के साथ जरूर खेलें, बिकॉज इट्स वेरी फन. और जो हर्डल्स हमने अपनी लाइफ में डिजाइन किए हैं उसे ओवरकम करके ही हमें जो है एक अपलिफ्टमेंट का जो फीलिंग होती है वो आती है, और हमें लगता है कि यस हमने कर दिखाया, हम जो भी अपने लिए हमने डिजाइन किया था वो हम ओवरकम कर चुके हैं. और हर एक चैलेंज, हर एक स्ट्रगल, हर एक हार्डशिप, हर एक प्रॉब्लम हमारी लाइफ की हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, हमें कुछ ना कुछ बता कर जाती है, हमें बेहतर बना कर जाती है. सो क्यों चाहिए हमें ऐसी जिंदगी जहाँ पे कोई चैलेंजेस नहीं हो. हमें तो ऐसी जिंदगी की उम्मीद करनी चाहिए, चैलेंजेस पर चैलेंजेस आए और हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती चली जाए, और 4-5 जिंदगियों के चैलेंजेस हम इसी जिंदगी में पूरा कर ले, ताकि हमारी जो सोल लाइफ या सोल जर्नी या सोल की जो जिंदगी है वो हम उसे छोटा कर पाए. सो मैंने ये पहले भी बोला है, हम अपनी इस जिंदगी को जितना लंबा करेंगे हमारी सोल की जिंदगी उतनी ही छोटी होती जाएगी. सो प्लीज अपनी जिंदगी को एंड करने की जल्दी ना करें, और ये मंत्र हमेशा रिपीट करें कि, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चों की डेथ हो जाती है या उनसे छोटी उम्र के लोगों की डेथ हो जाती है, और वो ये कह देते हैं कि इससे तो अच्छा कि मैं चली जाती, इससे अच्छा होता कि मेरी डेथ हो जाती, वो क्यों गए इतने अनटाइमली. सो प्लीज ये मत बोलिए, और सिर्फ यही कहिए कि मैं जाऊंगी या जाऊंगा उसी दिन जिस दिन मेरा समय आएगा, एक पल भी पहले नहीं, एक पल भी नहीं. और जैसे जैसे हम इस जिंदगी को बड़ा करते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारी सोल की जिंदगी है वो छोटी होती जाएगी, क्योंकि हमें जो यहाँ पर काम करना है, जो यहाँ पर एजुकेशन लेनी है, जो यहाँ पर एक्सपीरियंसेस करने हैं वो करने ही हैं, उससे हम छोड़ नहीं सकते. सो there is a question from YouTube actually. क्वेश्चन एक तो सीधा है कि मरने के बाद हमारा दोबारा आदमी का जन्म मिलता है क्या, बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. सेकंड क्वेश्चन इज क्या हम इस लाइफ में अच्छे से या खुशी से नहीं रह सकते क्या, और गलती हो गई तो इसी लाइफ में उसको बैलेंस कर सकते हैं क्या? एकदम कर सकते हैं, हम इसी लाइफ में खुशी से रह सकते हैं. आपको अपने स्ट्रगल्स में, अपने चैलेंजेस में, अपने प्रॉब्लम्स में खुशी ढूंढनी पड़ेगी, तब जाकर आप इसी लाइफ में खुशी से रह सकते हैं. और जो भी आपने गलतियां की है वो इसी लाइफ पे बैलेंस हो सकती है. ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर गलतियां ही करने आए हैं. अगर आप सोचते हैं कि मुझे गलतियां नहीं करनी है, सो प्लीज आप ये मत सोचिए, बिकॉज दैट इज द सोल पर्पस. हम यहाँ आए ही हैं गलतियां करने. सो गलतियां करते रहना चाहिए और गलतियों को सुधारते रहना चाहिए, ताकि हम और ज्यादा अच्छे से सीख पाए और ज्यादा समझ पाए अपने आप को. हैंड रेज अभी हम नहीं लेंगे, सो ओनली रिटन क्वेश्चंस अगर कोई पर्टिनेंट है, नहीं तो एंड ऑफ द सेशन आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आंसर करूंगी. और जो आदमी का जन्म पूछा है, सो अगर हम ह्यूमन फॉर्म में एक बार आ जाते हैं तो बहुत ही रेयर केसेस में हम वापस एनिमल या प्लांट बनते हैं, बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर केसेस में. नहीं तो अगर एक बार ह्यूमन लाइफ आ चुकी है तो ह्यूमन लाइफ ही कंटिन्यू होती है. और ये पैटर्न आप समझ पाएंगे, बहुत सारे एनिमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं और ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है. प्लांट्स भी जो है वो बहुत सारे प्लांट्स अब मिलते नहीं है, आसपास बंद हो गए हैं और एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने लगे हैं. तो इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे असेंड करके ह्यूमन फॉर्म में आ चुके हैं. और बहुत ही कॉमन, अगर आप खुले दिमाग से सृष्टि को देखें, दुनिया को देखें, तो अपनी समझ में आएगा कि वंस यू आर अ ह्यूमन यू विल स्टे ह्यूमन फॉर मोस्ट ऑफ योर लाइफ. बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में एक सोल चूज करता है वापस जाना. अगर कुछ ऐसी गहरी चीज जो उसकी बार बार रिपीट करते हुए भी वो नहीं सॉल्व कर पा रहा, अपनी सेम साइकिल को बार बार रिपीट करते हुए भी ह्यूमन लाइफ में वो नहीं लेसन ले पा रहा, तो फिर वो चूज करता है एनिमल लाइफ लेने की. इट हैपेंस इन वेरी वेरी रेयर केसेस. या What decides our next birth, our last thoughts और कर्मा, ये इसके बारे में हम जानेंगे. अभी इसके बारे में अभी है
सो द क्वेश्चंस जो हमें पूछने चाहिए एक्चुअली अपने आप से कि व्हाट इफ आई हैव डिजाइन्ड, ये प्लान पूरा का पूरा मेरा है, और व्हाट इफ आई रियली डिड प्लान दिस एक्सपीरियंस बिफोर आई वाज बोर्न। जैसे ही आप अपने प्रॉब्लम्स को इस नजरिए से देखना स्टार्ट करेंगे, आपको समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ ये मुझे बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ ये मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ संकेत दे रहा है, कुछ ना कुछ इट इज लाइक हमने अपने जीवन में क्लूज छोड़ रखे हैं ताकि हमें याद आता रहे कि हमारी पर्पस क्या है, हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। सो ये जो हार्डशिप्स है, जो चैलेंजेस है, वो क्लूज की तरह होते हैं जो हमें बताते हैं कि यस, ये चीज है जो आप में, आपके अंदर आपको चेंज करनी है, या आपके अंदर आपको इसको परिवर्तन लाना है। सो ये क्वेश्चंस हमें जब भी हम स्ट्रगल्स या हार्डशिप्स या प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, हमें ये चीज पूछना है अपने आप से। देखिए, ये सोल प्लान होता है या नहीं होता है, या रियलिटी है या नहीं है, ये कन्विंस करना ये मेरा काम नहीं है। बट जब हम सोल प्लान के तरीके से अपनी जिंदगी को देखना स्टार्ट करते हैं, तो जिंदगी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है और इतनी ज्यादा पर्सपेक्टिव नहीं मिलती है हमें, कि मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सोचने में ही भलाई है, ऐसा सोचने में ही, इट इज बेटर टू थिंक अबाउट माई लाइफ इन दिस वे, क्योंकि मुझे मेरे प्रॉब्लम्स भी अच्छे लगने लग जाते हैं, मेरे स्ट्रगल्स अच्छे लगने लग जाते हैं, मेरे हार्डशिप्स अच्छे लगने लग जाते हैं, और हमेशा चेहरे पर स्माइल रहती है, जॉय रहता है, इवन व्हेन वी आर फेस्ड विद एक्सट्रीम चैलेंजेस। मैं ये एग्जांपल दूंगी यहाँ पर कि मेरी पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। मेरे मोस्टली सबको पता होगा ये बात, लास्ट अप्रैल 24 या 25 को हम पूरी फैमिली जो है कोरोना पॉजिटिव हुए थे। और मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, ही वॉज द मोस्ट इफेक्टेड, मतलब नॉट शारीरिक तौर पर डिजीज ने उन्हें इफेक्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली। और मेरे ससुर जी थोड़े ज्यादा बीमार थे, उनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। और हम सब पूरा फैमिली, 3 बच्चे, हम 10 लोग हैं हमारी फैमिली में, एक साथ हम सब के सब कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। हमारे घर पर कोई भी स्टाफ को हम नहीं आने दे रहे थे, तो बीमारी की हालत में ही हमें सब घर का भी काम करना हो रहा था। और मेरे हस्बैंड जो है, ही वाज टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन, और वो जानते थे कि ये डिजीज क्या क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। सो पूरे 15-20 डेज जो हम साथ में थे, और वो रोज रात में आकर ही टू क्राई बैडली, बहुत जोर से वो जो है रूम में आकर वो रोते थे। और जिस दिन नहीं रो पाते थे, मुझे कहते थे कि प्लीज मुझे रुला दो, किसी भी तरह मुझे रुला दो, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ हो रहा है, मुझे सहन नहीं हो रहा है। सो लेकिन उस पूरी 15 दिनों में मुझे एक ही बार रोना आया, जब मेरा सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल पूरा का पूरा चला गया था। क्योंकि मुझे खाना पकाने का बहुत शौक है, और मुझे ऐसा था कि अगर मैं स्मेल नहीं कर पाऊंगी, टेस्ट नहीं कर पाऊंगी, तो मेरे खाना बनाने का शौक पूरी की पूरी तरह से चला जाएगा। और मैंने उस दिन में रोई थी। लेकिन अदरवाइज पूरे के पूरे 15-20 डेज तक वो पूरी शारीरिक तौर पर सबको संभाल रहा था, और मैं लाइक आई वाज पिकिंग अप द पीसेस, और मैं उसे पूरा का पूरा रात में 2 घंटे 3 घंटे बैठकर उसके साथ सेशंस करती थी, ताकि वो मेंटली स्ट्रांग रहे, वो गिव अप ना कर जाए। और मेरे ससुर जी भी ऐसे इंसान हैं जो कभी भी बिना फोन के, बिना लोगों के आसपास रहे हुए वो नहीं रह सकते। एंड उनको आईसीयू में रखना पड़ा, तो हम बहुत डर रहे थे कि वो गिव अप ना कर दे, वो अपनी फाइट ना छोड़ दें। और उनके अंदर, क्योंकि उनके पास फोन नहीं होता था, हम जाकर उनसे मिल नहीं सकते थे। लेकिन 2 दिन के बाद वो वीडियो कॉल पर मेरे जो हस्बैंड से बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि मुझे अगर आईसीयू में तुम्हें 4-5 दिन या 10 दिन भी रखना है तो रखो, बट आई वांट टू रिकवर, और मैं यहाँ से निकल के अच्छे से आऊंगा, मुझे रूम में शिफ्ट करने की जल्दी मत करो। एंड आई वाज लाइक कि यस, दिस इज इट, और वो यही जज्बा होना चाहिए कि मुझे फाइट करना है इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, एवरी डिफिकल्टीज। और पूरे उस 15 दिन 20 दिन में मैं अवेयर रह रही थी कि ये वायरस कर क्या रहा है, मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, मैं ये क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। और फिर मैंने मेरे हस्बैंड के साथ पूरा सब कुछ शेयर किया था कि ये वायरस क्या क्या कर रहा था, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। तो स्ट्रगल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज आएगी, लेकिन उसे एक मूवी की तरह देखने का
जो नजरिया है वो ये कॉन्सेप्ट आपको देगा, ये कॉन्सेप्ट आपको बताएगा कि कैसे आप अपने आप को, ये रादर देन सोचे हुए कि क्यों आया, क्यों हम कोरोना में आ गए, क्यों ऐसा हुआ, क्यों वैसा हुआ, मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली उस समय को निकाला। और ये बोन इन डिस्गाइज था कि हम पूरी फैमिली एक साथ पॉजिटिव थे, तो हमें अलग अलग नहीं रहना पड़ा, हम एक दूसरे से मिल पा रहे थे, हम एक दूसरे से बातें कर पा रहे थे और एक दूसरे को हेल्प कर पा रहे थे। सो बहुत कुछ अच्छा छुपा होता है हमारी जो हार्डशिप्स है, हमारे जो स्ट्रगल्स हैं उसमें। सो उन चीजों को आप देखने की कोशिश करें। जब हम ये समझ लेते हैं कि ये सारे चैलेंजेस हमने खुद ने डिजाइन किए हैं, हमने खुद ने अपने आप के लिए ये डिजाइन किए हैं, हमारे पास कोई ब्लेम करने के लिए नहीं बचता। हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी ऐसी है, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी वैसी है। पूरी की पूरी ओनरशिप, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जिंदगी की आपकी ही है, क्योंकि आपने खुद ने ये सब कुछ अपनी लाइफ में डिजाइन करा है। सो देयर इज नो वन टू ब्लेम। और जब हम किसी को ब्लेम करेंगे ही नहीं तो रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स रहेंगे क्या? कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, क्योंकि हम ब्लेम करना, क्योंकि हमें पता होगा कि ये जो भी हो रहा है हमारे साथ वो हमने खुद ने डिजाइन करा है, हमने खुद ने अपने लिए जो है वो चैलेंजेस लिए हैं अपनी लाइफ में। सो ये क्वेश्चन आया था कि क्या फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं हमारी प्लानिंग, जो प्री बर्थ प्लानिंग जो होती है वो क्या क्या फैक्टर्स डिजाइन करते हैं। सो जैसे मैंने बताया था पहले कि जो लेसन्स हमने अपनी लाइफ या सोल लाइफ में लर्न करने के लिए अपने स्पिरिट गाइड्स को बताया है कि ये सारे लेसन्स मुझे समझने हैं, एक्सपीरियंस करने हैं। वो लेसन्स हमारी एंसेस्ट्रल लाइन मतलब जब हम जिसे पितृ दोष कहते हैं या पितरों का वो कहते हैं, वो हमें इफेक्ट करता है, हमारे सोल प्लान को इफेक्ट करता है, क्योंकि हम उसी एंसेस्ट्रल लाइन को चूज करते हैं जो कंप्लीटली हमारे सोल के प्लान से मिलता जुलता हो। हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, हम सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी कल बहुत गहराई से बातें करेंगे। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो सोल लेवल पर हम एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं कि हम नीचे जाकर एक दूसरे से इस तरह से पेश आएंगे। और मैं ये इंफॉर्मेशन सबको दूं कि जो इस जिंदगी में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपको सबसे ज्यादा प्रताड़ित कर रहा है, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, वो सोल लेवल पर आपका सबसे अच्छा दोस्त है। और ये आप पूछोगे कैसे, तो वहां पर आप जब अपनी इमेजिन करें कि आप एक कमिटी वहां पर है और कमिटी आपकी सोल ग्रुप या सोल फैमिली वहां पर बैठी हुई है और आप बोलते हैं कि मुझे ऐसा एक लेसन सीखना है कि मुझे ऐसी एक एक्सपीरियंस चाहिए अपने लाइफ में कि मुझे शादी के बाद मेरे हस्बैंड मुझे फिजिकल अब्यूज करें, ताकि मैं अपने आप की जो सेल्फ वर्थ है या सेल्फ लव है उससे डेवलप कर पाऊं। तो जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, लेट अस प्लान करते हैं कि ऐसा होगा तुम्हारी लाइफ में। तो फिर हम पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, अब हस्बैंड कौन बनेगा जो मुझे मारेगा? तो ये तो एक नेगेटिव कर्मा होता है। अगर आप किसी को प्रताड़ित करते हैं तो वहां पर जो आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो अपना हाथ जो है खड़ा करते हैं कि अच्छा ठीक है, आई विल टेक ऑन द नेगेटिव कर्मा ताकि तुम आगे बढ़ पाओ। आई विल टेक ऑन द रोल ऑफ बीइंग द हस्बैंड जो आपको मारता है ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। सो जो सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं आपकी जिंदगी में वो सोल लेवल पर आपके सबसे प्यारे दोस्त हैं। सो आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, बट ये मैंने एक्सपीरियंस करा है अपनी लाइफ में 2 या 3 बार। एंड जब वो अंदर से ग्रैटिट्यूड निकलता है उनके लिए, मैं अपनी लाइफ की स्टोरीज बताऊंगी तो सब बोर ना हो जाए, इसलिए मैं ज्यादा बता नहीं रही हूँ। टाइम है क्या? अच्छा ठीक है, आई शेयर वन मोर। सो जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले थे और वो कंप्लीट नहीं हुई थी, वो काम नहीं करते थे। तो उन्हें, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो उन्हें बहुत कुछ बोला जाता था कि तुम कमाते नहीं हो, तुम ऑल्दो मेरे सास ससुर कभी नहीं बोलते थे, बट एक्सटेंडेड फैमिली थी, बड़ी फैमिली थी, तो तुम कमाते नहीं हो और यू गॉटन मैरिड और तुम्हें भी खिलाना पड़ता है तुम्हारी
पत्नी को भी खिलाना पड़ता है। और ये सारी बातें सुनकर मेरे हस्बैंड ने उसे दिल पर ले लिया था और उस समय हम बहुत रोए थे कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा हमारे साथ जो है क्यों हमारे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम बहुत यंग हैं अभी, कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। और मेरे हस्बैंड ने रातों रात वो घर छोड़कर चले गए थे और उन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली और अपने बलबूते पे फिर उसके बाद हमने अपनी जिंदगी स्टार्ट करी। और तो मेरे पापा मम्मी भी बहुत संपन्न थे, मेरे ससुराल वाले भी बहुत संपन्न थे, लेकिन एक समय था जब मैं और मेरे हस्बैंड 15,000 या 20,000 रुपीज पर मंथ में हम अपना गुजारा करते थे। हम दोनों, हम कुछ साल दिल्ली में रहे, कुछ साल कलकत्ता में रहे, और फिर आज जो मेरे हस्बैंड का पोजीशन है जो वो है, तो 2 महीने या 3 महीने पहले वो मुझसे शेयर कर रहे थे कि मैं आज थैंकफुल हूँ इस इंसान को जिसने मुझे सारी बातें बताई, बोली थी उस समय, नहीं तो मैं आज जो हूँ वो बन नहीं पाता। अगर उसने मुझे वो सारी बातें नहीं कही होती तो मैं आज यहाँ नहीं हो पाता। सो बी ग्रेटफुल उन लोगों को जिन्होंने आपको मजबूर करा है अपनी पोटेंशियल हासिल करने के लिए। ठीक है, जो माइलस्टोन्स है हमारी लाइफ में या हमारे सोल जर्नी में, वो डिटरमिन करते हैं हमारे सोल प्लान। हमारे पास्ट लाइफ डिटरमिन करते हैं हमारे सोल प्लान को। कर्म बैलेंसिंग, जो कर्मों का बैलेंस है या कर्म हम जो बैलेंस करना है हमें, वो सारी फैक्टर्स जो है वो डिटरमिन करती है हमारे सोल प्लान को। फिर आता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, क्योंकि हम एक प्लानिंग करते हैं जो हमारी इंडिविजुअल होती है, एक प्लानिंग होती है जो हमारे सोल ग्रुप या सोल फैमिली की होती है, और एक प्लानिंग होती है जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की प्लानिंग होती है। तो ये सारे लेवल्स पर हम प्लानिंग करते हैं और ये सारे के सारे फैक्टर्स हमें अपनी सोल प्लान में अंकित करने होते हैं। तो यहाँ पर कोरोना वायरस पैंडेमिक जो है वो हम सब के, पूरे पृथ्वी के हर एक इंसान की सोल प्लान में कलेक्टिवली इम्प्लांटेड है, कलेक्टिवली प्लान्ड है, ताकि ये पूरी पृथ्वी के हर एक इंसान को ये अनुभूति हो या ये एक्सपीरियंस हो कि एक पैंडेमिक आएगा और उसमें कैसे, किस तरह से हम अपने आप को कंडक्ट करेंगे। सोल ग्रुप के जो लेसन्स होते हैं वो हमारे इंडिविजुअल एक लेसन्स होते हैं, सोल ग्रुप के एक लेसन्स होते हैं और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के एक लेसन्स होते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं ये मिलकर, इसीलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि हम इतना इंट्रिकेटली अपनी लाइफ को प्लान करते हैं, इतने सारी चीजों को हम अपनी लाइफ में कंसिडर करते हैं अपनी लाइफ को डिजाइन करने के पहले। प्लीज अपनी लाइफ वेस्ट ना करें, प्लीज अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, प्लीज उसे पूरी तरह से एंजॉय करें, क्योंकि बहुत ही प्यारी, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ आपने डिजाइन करी है अपने लिए। और बहुत मेहनत लगी है आपकी, और कितने सारे फैक्टर्स आपने कंसिडर करे हैं इसको डिजाइन करने के लिए। सो प्लीज आप जो है वो डिजाइन वेस्ट ना करें। एक ही ऐसी चीज होती है हमारी जिंदगी में जो हम प्लान नहीं करते। So, if anyone wants to say chat box पे, please. There is only one thing in life which is not planned. If people want to share chat box पे, yes, you're correct. Priyanka ji or Khem ji, suicide is something which we have not planned. और suicide ही एक ऐसी चीज है जहां पर जो एक्सेप्टेबल नहीं है हायर प्लेन्स में, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हायर प्लेन्स में। और नहीं तो सुसाइड के अलावा कोई भी चीज जो आप करते हैं अपनी जिंदगी में, वो उसकी कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, कोई भी पनिशमेंट नहीं होती, कोई भी जो है रेपरकशंस नहीं होते। सिर्फ एक ही चीज रेपरकशंस देता है, वो है सुसाइड। जब आपने एक इंट्रिकेट प्लान जो आपके सोल गाइड्स और सोल जो मास्टर्स हैं, मेंटोर्स हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपके साथ बनाए हैं, सबके साथ मिलकर आपने एक प्लान बनाया और आपको उस प्लान को आपने बीच में छोड़कर आपको भागने का हो गया। सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपने सुसाइड किया तो आप अपनी सोल जर्नी में बहुत पीछे चले जाते हैं। अपनी सोल जर्नी में जो है बहुत 15-20 कदम बहुत पीछे चले जाते हैं और आपको बहुत कुछ वापस करना पड़ता है। और सेम तरह की डिफिकल्टीज जो आप इस लाइफ में आपने जिस परिस्थितियों में सुसाइड किया है, वो सारी परिस्थितियां आपकी नेक्स्ट जिंदगी में भी आएंगी और उससे बदतर, उससे ज्यादा डिफिकल्ट, उससे और कठिन आती जाएंगी। सो प्लीज 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 अपनी ब्यूटीफुल सी जिंदगी को संभाल कर रखें
और हर एक सांस को जिए, हर एक सांस को महसूस करें, हर एक सांस को ग्रैटिट्यूड की के भावना से जिए। और प्लीज हेल्प जो भी आपके आसपास है जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज है, जो डिप्रेशन में है, उनको प्लीज बोले if suicide is not planned, then why is it that some are saved during suicide and some succumb? So ये ऐसा होता है कि सुसाइड के पॉइंट तक हम जाते हैं और हमें याद आ जाता है कि हमें ये एग्जिट नहीं लेना है and we come back. So इसीलिए some people come back, और जो चले जाते हैं, जो सुसाइड कर लेते हैं, उनके लिए रेपरकशंस होते हैं जाकर, क्योंकि उन्होंने प्लान अबॉर्ट किया है, उन्होंने पहले बीच में छोड़ दिया है प्लान, और बिना अपने सोल गाइड्स को, सोल जो स्पिरिट गाइड्स को कंसल्ट किए हुए उन्होंने एक इंट्रिकेट प्लान को वो किया है, क्योंकि ये सारा प्लान उन्हीं का था। जिन्होंने सुसाइड कमिट किया उन्होंने ही ये सारा का सारा डिफिकल्टी जो है अपनी लाइफ में डिजाइन करा था। वो जैसे ही सुसाइड करके वापस जाते हैं, उनको लगता है कि ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने डिफिकल्ट पाथ अपने लिए चुना था और मैं उस पर चल नहीं पाया। जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, सोल गाइड्स होते हैं, बोलते हैं कि नहीं, अब नहीं, नो मोर, प्लान इजियर लाइफ फॉर योरसेल्फ। ऐसा नहीं होगा, अब 15, 20, 25, 30 लाइफ टाइम्स तुम थोड़ी सी बेबी स्टेप्स लो, तभी जाकर हम इतनी डिफिकल्टीज तुम्हें अपनी लाइफ में डालने देंगे। नहीं तो तुम अबॉर्ट करते हो प्लान, तुम वापस आ जाते हो, तुम बहुत जो इंट्रिकेट प्लानिंग जा रही है वहां पर तुम वापस आ रहे हो। सो हमें वो नहीं चाहिए। सो यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स। तो जो उड़ान भर रहे थे, अब चल चल कर उस जो है जर्नी को पार करना पड़ेगा। सो प्लीज प्लीज जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों से हेल्प लीजिए, जो हेल्प कर पा रहे हैं। आई एम ओपन, किसी को भी मुझसे टच में आना है, सो प्लीज आप नीता जी से मेरा नंबर ले सकते हैं। इफ यू आर undergoing suicidal thoughts, I will help you. Please, please, please. Euthanasia, what about? Please, no, it is absolutely not recommended. बिल्कुल भी नहीं। यूथनेशिया किसी भी तरह से रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जो भी पेन, यूथनेशिया ऐसा है कि हमें अपने पेन या प्रॉब्लम से निकलकर जाना है और मार देना है, हमें मुक्ति होना है। लेकिन इसमें अब मैं एग्जांपल बताऊंगी। मेरे मामा के घर में एक डॉग था, उसका नाम था वॉन्की, और वो बहुत सफर कर रहा था। लास्ट के कुछ दिनों में बूढ़ा हो गया था। तो मेरे कजिन्स के फोन आया मेरे पास कि डॉक्टर्स जो है वो कह रहे हैं कि वी कैन पुट हिम टू स्लीप अगर हम चाहें तो। सो आई वाज लाइक कि नहीं, तुम उसकी सोल जर्नी को खराब कर दोगे अगर उसे तुमने स्लीप करवा दिया, क्योंकि ये पेन या ये दर्द से वो गुजरेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी रेज होगी। ये दर्द जो है, लास्ट का दर्द जो है, वो उससे गुजरेगा तो वो शायद अगले जन्म में एक ह्यूमन फॉर्म में आ पाएगा। और ये नहीं करके, उसे उस दर्द से गुजरने नहीं देकर तुम उसको एलोंगेट कर रहे हो, तुम उसकी सोल जर्नी को एलोंगेट कर रहे हो। सो प्लीज, यूथनेशिया इज कंप्लीटली नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज यूथनेशिया इज नॉट अ चॉइस दैट द पर्सन हु इज डाइंग इज मेकिंग बिकॉज ऑफ द राइट रीजंस। ये राइट रीजंस नहीं है। पेन से भागना सुसाइड ही है। पेन फेस करना जिंदगी है, पेन से भागना किसी भी तरह से सुसाइड ही है। क्योंकि अगर कोई पैराप्लेजिक है, कोई बहुत ही ज्यादा पीड़ित है, किसी को जिसको बोलते हैं एकदम अंत के स्टेज में है और बहुत तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ जो है वो उस इंसान की फ्रीक्वेंसी को रेज कर रहा है। वो तकलीफ के साथ गुजर कर ही वो जो अपने मुकाम तक पहुंच पाएगा। सो प्लीज, इट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। प्लीज, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो यूथनेशिया ये होता है कि अगर आप पैराप्लेजिक हो या आप पूरी तरह से किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हैं, या आप कैंसर से पीड़ित है जो कि ठीक नहीं हो सकता है, तो फिर आप इंजेक्शन लेकर अपने आप को मरवा सकते हैं। लाइक आई कैन चूज कि मुझे आप इंजेक्शन दे दो। इंडिया में ये इलीगल है कंप्लीटली, और कुडोस टू द जस्टिस और द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया कि इसको उन्होंने इलीगल कर रखा है। क्योंकि एनी काइंड ऑफ आप डेथ जो है आपने चूज करी है अपने लिए, और ऐसा कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं है जो मरने नहीं वाला है। एक ना एक दिन हम सब मरने वाले हैं। मरने का रास्ता किसी के लिए कठिन, किसी के लिए इजी होता है। जिसके लिए कठिन होता है वो उसे प्लीज एक लर्निंग एक्सपीरियंस की जैसे उसे लेना चाहिए, रादर देन कि एक
डर या एक भय के दृष्टि से उसे देखना। सो if we help anyone going through mental health issues, is it not karma interference? No. आप या अगर आप किसी को हेल्प करते हैं वो कर्मा इंटरफेरेंस नहीं होता। अगर उनकी मर्जी के बिना आप हेल्प कर रहे हैं तो कर्मा इंटरफेरेंस है। ऐसे तो अगर मैं यहाँ पर आपको शेयर कर रही हूँ टॉपिक के बारे में तो दैट इज नॉट कर्मा इंटरफेरेंस। आप सब यहाँ पर सुन रहे हैं, ये कर्मा इंटरफेरेंस नहीं है। सो अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हैं वो कर्मा इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन हेल्प जो है वो सामने वाले ने मांगी होनी चाहिए। आप सामने से जाकर उसके ऊपर अपने आप को थोप नहीं सकते हैं कि मुझे बहुत कुछ पता है और यू नीड हेल्प एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू। वैसा नहीं होता है। आपको किसी ने हेल्प मांगी है तो वो कर्मा इंटरफेरेंस नहीं है बिल्कुल भी। यू शुड हेल्प एनीवन जो नीड में है, जिसको चाहिए किसी का सहारा। बट अगर उसने मांगा नहीं है सो प्लीज स्टे अवे। अगर मांगा नहीं है तो फिर कर्मा इंटरफेरेंस है। सो आज का मेरे तरफ से शेयरिंग यहीं तक, और अब